रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटिकल न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक पुनरावलोकन तात्पर्य एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था से है जिसमें न्यायालय के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के लिए किए गए कार्यों को संवैधानिकता का परीक्षण किया जाता है। भारतीय संविधान में शासन के प्रत्येक अंग का निश्चित प्रतिबंध आरोपित है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता जो मूल अधिकारों को कम करते या छीनते हो। परिणाम स्वरूप न्यायपालिका ने सरकार के अनेक विधियों और अध्यादेशों को अवैध घोषित कर दिया। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इन शक्तियों के विभाजन को उल्लंघन को रोकने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन का प्रबंधन किया गया है। तो न्यायपालिका पुनरावलोकन कर सकती है। अब न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का कोई सुनिश्चित आधार वर्णित नहीं है। एक लिखित संविधान के अंतर्गत जहां सरकार के प्रत्येक अंग का निश्चित प्रतिबंध हो न्यायिक पुनरावलोकन अपरिहार्य हो जाता है यानी जरूरी हो जाता है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट व्यवस्था है। तो दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि स्पष्ट व्यवस्था है क्योंकि अमेरिका की भांति यह न्यायपालिका के द्वारा निर्मित नहीं है। अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन स्पष्ट आधार है। उदाहरण के लिए वर्ष 2005 में न्यायपालिका ने पाइप फाउंडेशन बाद में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में निर्णय दिया, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के विशिष्ट अधिकारों को संवैधानिक माना। तो संसदीय विशेषाधिकार एवं प्रक्रियाओं पर न्यायिक पुनरावलोकन, संसद की जो विशेष प्रक्रिया होती है उनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है या नहीं, तो इस बात पर भारतीय संविधान में परंपराओं द्वारा भी संसद और सांसदों और संसद को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। विशेष अधिकार का अभिप्राय उन विशिष्ट अधिकारों से है जो सामान्यतः आम नागरिक को नहीं है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के असीमित अधिकार यानी विशेष अधिकार हैं। अतः सामान्य व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति पर लगने वाले प्रतिबंध सांसदों पर लागू नहीं होते। तो विशेष अधिकारों में यह भी शामिल है कि संसद किसी भी व्यक्ति को सदन से निष्कासित तथा किसी मुद्दे पर सदन की प्रक्रिया को निकाल सकता है। सदन से किसी व्यक्ति को निकाल सकता है। व्यक्ति के मूल अधिकारों और संसदीय विशेष अधिकारों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने पर न्यायपालिका के द्वारा विवाद का समाधान किया गया है। तो उल्लेखनीय बिंदु है कि आज भी सांसदों के विशेष अधिकार का पूर्ण निर्धारण यानी संहिताकरण नहीं हुआ है। अतः विशेष अधिकारों को निर्धारण करने की शक्ति स्वयं संसद के पास है। तो सर्चलाइट बाद में न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तुलना में विशेष अधिकारों को प्राथमिकता दी। तकनीकी रूप से अनुच्छेद 19(a) की तुलना में अनुच्छेद 105 और 194 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर केशव सिंह बाद में ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत निर्णय दिया कि जिसके अनुसार संसदीय विशेष अधिकार के नाम पर जीवन के अधिकार या अपराधों के संबंध में संरक्षण का अधिकार और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप किसी के जीवन का अधिकार है और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको विशेष अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका ऐसे व्यक्तियों को जीवन के अधिकार के लिए रीट जारी करती है और विशेष अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों के लोगों के लिए वो रीट जारी करेगी तो विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन केशव सिंह बाद और सर्चलाइट में उन्हें उस निर्णय को स्वीकार किया गया जिसके अंतर्गत व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तुलना में संसदीय विशेष अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्वीकार किया। लेकिन संसदीय विशेष अधिकारों और न्यायिक पुनरावलोकन के मध्य विवादों ने न्यायपालिका ने नरसिंह राव केस में नरसिंह राव को संसद के अंतर्गत कार्यवाही के आधार पर बरी कर दिया
और आलोचकों के अनुसार क्या संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर भ्रष्टाचार के अधिकार दिए जा सकते हैं? तो कियो तो होन लो बात जब 1992 में आया तो न्यायपालिका ने यहाँ तक कह दिया कि स्पीकर द्वारा दिए गए दल बदल के निर्णय का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। स्पीकर की भूमिका अर्ध भूमिका होती है और झारखंड विधानसभा के मामले में न्यायपालिका ने विश्वास मत प्राप्त करने की तिथि और प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया, जिससे संसद के विशेष अधिकार का घोर उल्लंघन कहा गया, क्योंकि विश्वास मत प्राप्त करने की तिथि और प्रक्रिया के निर्धारण का अधिकार संसद को था। तो संसद को है, इसलिए इन संसदों इस संबंध में संविधान में संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान की है। तो इस संबंध में तो संसद को शक्ति है। ठीक इसी प्रकार 11 सांसदों की बर्खास्तगी के मामले में जब न्यायपालिका ने लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को नोटिस जारी किया तो सोमनाथ चटर्जी पूरे देश के स्पीकरों को बुला लाए और उन्होंने तर्क दिया कि सांसदों को निष्कासन का अधिकार स्पीकर और सदन को है, जिसके संबंध में न्यायपालिका सदन को कोई आदेश नहीं दे सकती। लेकिन न्यायपालिका के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायपालिका को वंचित नहीं किया जा सकता। तो न्यायपालिका भी कह रही है कि हमें आप वंचित नहीं कर सकते। यद्यपि न्यायपालिका ने यह माना है कि सांसदों के निष्कासन का अधिकार संसद को है, लेकिन न्यायपालिका को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। तो सामान्य विधानों और अध्यादेशों का न्यायिक पुनरावलोकन, जो सामान्य विधान होते हैं उन पर वो पुनरावलोकन भी कर सकती है। सामान्य विधानों अध्यादेशों के न्यायिक पुनरावलोकन का कोई विवाद नहीं है। यह बिंदु महत्वपूर्ण है कि विधि और अध्यादेश का अभिप्राय समान रूप में लिया जाता है। सामान्य विधियों और अध्यादेशों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है यदि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो या विधि निर्माण 7वीं अनुसूची में उल्लेखित विधि शक्तियों के अनुरूप न किया गया हो। तो यदि उदाहरण के लिए यदि संघ सरकार राज्य सूची के विषय का विधि निर्माण किया जा रहा है तो न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर सकती है। ठीक इसी प्रकार अध्यादेशों में भी है कि अध्यादेश भी अगर राष्ट्रपति जो जारी करते हैं अध्यादेश, उसमें भी यदि पुनरावलोकन किया जा सकता है। यदि ये अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो अध्यादेश 7वीं अनुसूची में विधि शक्तियों और का विभाजन का पालन ना किया गया हो। अगर अध्यादेश मतलब 7वीं अनुसूची के अनुसार अपनी शक्तियों का पालन नहीं करते हैं, मतलब सीमा में रहकर अपने अध्यादेश जारी नहीं करते, तो उसका पुनरावलोकन होगा और न्यायपालिका बताएगी कि उसका उल्लंघन हुआ है। फिर भारतीय लोकतंत्र की आरंभिक वर्षों में न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने के प्रयास किए गए थे। उदाहरण के लिए पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची का निर्माण करके अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायिक पुनरावलोकन से प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर ध्यान देने योग्य है कि 50 और 60 के दशक में संसद कभी भी न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन 50 और 60 के दशक में उसे पुनरावलोकन करने को समाप्त नहीं किया गया। हाँ, उस 9वीं अनुसूची के में वो प्रावधान था। अब तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान किया गया, लेकिन सामाजिक हित में कुछ विषयों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखने का प्रयास किया गया। तो समाज के हित में था तो इसलिए उसे बाहर रखा गया था। इन वर्षों में संसद ने अनेक सामाजिक विधियों का निर्माण किया और एक ओर संसद ने संविधान का संशोधन किया तो दूसरी ओर न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया। तो अब जब संसद अपनी संविधान संशोधन की शक्ति को बढ़ा रही है तो न्यायपालिका पुनरावलोकन की शक्ति को बढ़ा रही है। इसलिए यह विवाद बिंदु नहीं था। पहले तो यह विवाद बिंदु नहीं था क्योंकि संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन का भी पुनरावलोकन हो सकता था। लेकिन 25वें संविधान संशोधन 71 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया और पहले 24वें संविधान संशोधन 1971 में संविधान संशोधन को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर करने का प्रयास किया गया कि संविधान संशोधन का पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का प्रयास किया गया, लेकिन न्यायपालिका ने इस प्रयास को अवैध करार दिया। उदाहरण के लिए केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने स्पष्ट कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। सरकार ने पुनः 39वें संविधान संशोधन 75 द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के चुनाव को पुनरावलोकन से बाहर रखा।
लेकिन न्यायपालिका ने इंदिरा बनाम राजनारायण बाद में अवैध घोषित कर दिया। फिर सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 करते हुए अनुच्छेद जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 है, तो 368 के 4 और 5 का निर्माण किया और संविधान संशोधन को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी। तो मिनर्वा मिल बाद में न्यायपालिका ने इसे अवैध घोषित कर दिया। इसलिए निष्कर्ष है कि संविधान संशोधन का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। फिर सीमाएं क्या है, तो संविधान में सरकार का कोई अंग सर्वोच्च नहीं है, लेकिन संविधान की व्यवस्था का प्रश्न होगा तो न्यायपालिका की प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से स्थापित हो जाएगी। यानी संविधान की रक्षा न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, तो वो उसकी प्राथमिकता स्थापित होगी। संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी न्यायपालिका की सर्वोच्चता की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया है कि न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, क्योंकि अमेरिका में इसके द्वारा समाज विधानों पर प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। भारत जैसे नवजात लोकतंत्र के लिए आरंभ में शासन के अंगों के मध्य संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व को रखते हुए संविधान में ही प्रतिबंध आरोप कर दिए। ये प्रतिबंध निम्नलिखित हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन पर संविधान में प्रतिबंध आरोपित भी किए गए हैं, जैसे मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह न्यायपालिका द्वारा जांच नहीं की जा सकती कि मंत्री राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रहे हैं, तो इसकी जांच नहीं करेंगे वो। फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर निर्मित क्रियान्वित विधि का परीक्षण न्यायालय इस आधार पर नहीं कर सकती कि किसी अन्य ने तो इसका निर्माण नहीं किया है, तो मंत्री करें या राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो वो एक ही बात होगी, इसका वो पुनरावलोकन नहीं करेंगे। संसद की शक्तियों और विशेष अधिकारों का न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा कि संसद की शक्तियाँ क्या हैं और उनके विशेष अधिकार क्या हैं, इसका पुनरावलोकन नहीं करेंगी। अब है संसद विधायिका के द्वारा किए गए कार्य या सदस्यों द्वारा प्रेरित शक्तियों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो संसद क्या करेगी, विधायिका के द्वारा किए गए कार्य जो हैं, जो विधि बनाकर किए गए कार्य, उनका पुनरावलोकन नहीं कर सकेगी। न्यायपालिका संसद और विधायिका की प्रक्रिया में वैधता का पुनः परीक्षण नहीं कर सकती कि संसद जो विधि बनाई गई है वो सही प्रक्रिया का परीक्षण नहीं करेगी, किस प्रक्रिया से बनाई गई है, सही है कि नहीं। फिर अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, तो जल विवादों को भी न्यायिक पुनरावलोकन से क्षेत्र से बाहर रखा गया है, तो जल विवाद का भी वो परीक्षण नहीं करेगी। और निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का भी पुनरावलोकन नहीं कर सकती, यानी जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उनकी सीटें यदि बढ़ाई जाती हैं तो उसका परीक्षण नहीं करेगी। फिर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा अपनी शक्तियों कार्यों करने के संदर्भ में विशेष अधिकार प्राप्त है, इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों के कार्य करने के संदर्भ में जो विशेष अधिकार है उनका परीक्षण नहीं करेगी। उपरोक्त बिंदु से स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन स्वीकार किया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका की शक्तियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध आरोपित है। तो न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है और संसद भी सर्वोच्च नहीं है। तो इस तरह से है। अब न्यायालय की सक्रियता, न्यायालय ने अपनी सक्रियता कैसे बढ़ाई है, तो न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप किए गए तो न्यायिक सक्रियता कहा गया। जब कार्यपालिका के कार्यों में वो हस्तक्षेप करने लगी तो सक्रिय कहा गया। न्यायपालिका का मूल कार्य सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य विवादों का समाधान करना है, इसके द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। फिर संविधान व्यवस्था और संरक्षण न्यायपालिका के मूल कर्तव्य हैं, मूल कार्य हैं। परंपरागत रूप से न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया, जबकि मेनका गांधी बाद 1976 के बाद न्यायपालिका ने विधि की उचित प्रक्रिया को स्वीकार किया, जो न्यायपालिका के कार्य प्रणाली में बड़े परिवर्तन का उदाहरण है। आरंभिक रूप में न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की संकीर्ण व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की उदारवादी व्याख्या की गई है।
तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन के अधिकार को एक दूसरे के परस्पर जो पूरक माना कि स्वतंत्रता जो है वो जीवन के अधिकार के संबंध में है। तो जीवन के अधिकार में आजीविका, शिक्षा, गोपनीयता जैसे अधिकार भी शामिल कर दिए गए। तो अब मूल अधिकारों की व्यापक व्याख्या उसने की। आरंभ में संसद द्वारा सामाजिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया, जिसके लिए संसद ने संविधान में अनेक संशोधन किए, यानी समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कल्याण के लिए अनेक संशोधन किए। तो न्यायपालिका के द्वारा इन संशोधनों का सम्मान किया गया और इनका न्यायिक परीक्षण नहीं किया गया, परंतु 1973 में केशवानंद भारती बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का विचार प्रतिपादन किया, जिसमें न्यायपालिका ने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया और कहा कि संसद मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूलभूत ढांचे का निर्धारण न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। इसलिए संविधान लागू होने के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो संविधान जब आरंभ हुआ तो आरंभ वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, परंतु गठबंधन सरकारें तो गठबंधन सरकारों के युग में न्यायपालिका ने अपनी शक्ति में निर्णायक वृद्धि कर ली। गठबंधन के दौर में वर्ष 1973 में जे बाद में न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्राथमिकता को स्वीकार किया, जिससे भारतीय न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करने लगे और अतः भारत में न्यायपालिका विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका बन गई। वर्ष 1980 के दशक में न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिका का प्रतिपादन किया गया, यानी न्यायपालिका ने नागरिकों के मूल अधिकारों के अत्यधिक महत्व दिया और वंचित गरीब लोगों के मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय प्रयास किए, जैसे पुलिस की बर्बरता, अमानवीय यातना, बंदी गृह में मृत्यु या बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए न्यायालय ने कड़े निर्णय जारी किए। तो न्यायपालिका ने पर्यावरण की शुद्ध रखने पर बल दिया और 90 के दशक में न्यायिक सक्रियता का विवाद उस समय प्रभावी हुआ जब गठबंधन सरकार के युग में मंत्रिमंडलीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आए। गठबंधन सरकारें थी तो उसमें भ्रष्टाचार आने लगे, तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए सीबीआई की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का समर्थन किया कि सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करे। इसी समय हवाला कांड भी प्रकाश में आया और न्यायपालिका ने सरकार को निर्देश दिए कि सीबीआई रिपोर्ट सीधे न्यायपालिका को भेजी जाए और न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा ने यह कहा कि तटस्थता के लिए आवश्यक था कि सीबीआई न्यायपालिका को रिपोर्ट करे, यानी तटस्थ न्याय हो, इसलिए सीबीआई सीधे न्यायपालिका को रिपोर्ट दे, तो प्रधानमंत्री को नहीं। इसका सीधा अभिप्राय हुआ कि सीबीआई का नियंत्रण करने का अधिकार कार्यपालिका के हाथ में नहीं रहा और इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका बहस और प्रभावी हो गई। अब लोकसभा स्पीकर पी.एन. संगम ने कहा कि न्यायपालिका के कार्य खतरनाक हैं क्योंकि वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। तो अनावश्यक उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप करने लगी है न्यायपालिका, इसलिए अब उनके कार्य खतरनाक होते जा रहे हैं। तो न्यायाधीश लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जनता की लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान अनेक सामाजिक संगठन द्वारा जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई, यानी लोग दूसरे के अधिकारों के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे, जिसमें बड़े बांधों का मुद्दा, बच्चों और बंधुआ मजदूरों का मामला, SC मेहता ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले उठाए। फिर HV शौरी ने नागरिकता समाज के हित के अनेक जनहित याचिकाओं का प्रयोग किया। ताजमहल के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने 212 उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए और 1996-97 में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों को बाहर करने के आदेश दिए क्योंकि इकाइयां घनी आबादी में कार्य कर रही थीं और 2000 में उच्चतम न्यायालय ने यमुना के प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि यमुना से बचाया जाए प्रदूषण से। यदि 2013 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए।
फिर लिली थॉमन बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और खंड 4 को अवैध करार दिया गया। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या किया गया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा को अवैध करार दिया, जिसमें वे सांसद जिन्हें न्यायपालिका के द्वारा 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की क्या हो सजा दी गई हो, तो 2 वर्ष उससे ज़्यादा की सजा प्राप्त हुई थी और उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई। यानी वो सदस्य जो संसद के सदस्य थे उन्हें 2 वर्ष से ज़्यादा सजा दी गई थी, लेकिन फिर भी वो सांसद बने हुए थे, तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। तो उच्चतम न्यायालय ने चौकीदार बाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि वे उम्मीदवार जो हिरासत में रखे गए हैं उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। यद्यपि संसद के द्वारा विधि निर्माण करके इस निर्णय को परिवर्तित कर दिया गया और PUCL बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मतदाताओं को चुनाव में भाग ले रहे हैं सभी उम्मीदवारों को अस्वीकृत करने का अधिकार है। यानी मतदाता, उन्होंने कहा ऐतिहासिक निर्णय में न्यायपालिका के मतदान में जितने लोग चुनाव के लिए खड़े हैं, तो अगर उम्मीदवार चाहे तो सभी को भी अस्वीकार कर सकता है। तो इसलिए लोकप्रिय रूप से नोटा कहा गया, यानी नोटा का एक अलग से बटन दे दिया गया, किसी को पसंद नहीं करते तो किसी को वोट ना दें। तो वर्ष 2013 में HTSR सुब्रमण्यम बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल सेवा में सुधार के लिए सरकार को निर्देश दिए कि इसमें भी सुधार किया जाए। तो न्यायपालिका ने कहा कि सिविल सेवकों के कार्यकाल को स्थायी बनाया जाए, उनके स्थानांतरण को उन्नति के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया और सिविल सेवकों की नियुक्ति को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने का निर्देश दिया। और न्यायपालिका के इस परिवर्तन दृष्टिकोण की आलोचकों ने सक्रियता का नाम दिया कि न्यायपालिका ज़्यादा सक्रिय होकर कार्य कर रही है। अब है कार्यपालिका का दृष्टिकोण। कार्यपालिका किस तरह से इस चीज़ को देखती है, तो न्यायिक सक्रियता एक विवादास्पद संकल्पना है जिसके संबंध में न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग अलग तर्क हैं। कार्यपालिका के अनुसार न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। तो न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। वर्तमान परिस्थितियों में न्यायपालिका पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक न्यायाधीशों के विरुद्ध दुराचार भ्रष्टाचार के मामले पाए गए हैं। लोकतंत्र में सरकार के किसी भी अंग को अनियंत्रित शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान में ही शासन के प्रत्येक अंग पर प्रतिबंध है। तो कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा वस्तुतः न्यायाधीश जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते। तो कार्यपालिका कह रही है कि न्यायाधीश जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते, इसलिए सामाजिक न्याय का मूल दायित्व तो सांसद का है कि समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखे, तो न्यायपालिका का नहीं। तो न्यायपालिका को तो विवाद के समाधान की एक संस्था है, यानी विवाद जो होता है तो संस्था उसका क्या करेगी, समाधान करने के लिए है। इसका कार्य द्वितीयक है, प्राथमिक नहीं। तो संविधान में शासन के प्रत्येक अंग को कार्य का निर्धारण है, इसीलिए न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका को कार्यों का आदेश नहीं दे सकती। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका को कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती। वस्तुतः इसका यह तर्क है कि वित्तीय और प्रशासनिक विषयों का ज्ञान न्यायपालिका के पास नहीं है, ना तो उसके पास वित्त का ज्ञान है ना प्रशासन चलाने का, इसलिए उसे न्यायपालिका के पास नहीं है। तो ऐसे मामलों में न्यायपालिका सरकार को निर्देश नहीं दे सकती कि तुम ऐसा करो। तो न्यायपालिका का दृष्टिकोण, तो न्यायपालिका के संबंध में दृष्टिकोण क्या है, तो न्यायालय केवल विवादों के समाधान की संस्था नहीं है, यानी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए बस नहीं है। अब न्यायपालिका अपना दृष्टिकोण बता रही है कि विवाद समाधान की संस्था बस नहीं है, बल्कि इसका कार्य सामाजिक न्याय का संपादन करना है। न्यायपालिका के अनुसार संविधान की व्याख्या का मूल कार्य है, उसे संविधान की व्याख्या करने का, संविधान की व्याख्या का मूल कार्य सौंपा गया है, परंतु संविधान की व्याख्या परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। परिस्थितियाँ बदल रही तो उसके अनुसार होनी चाहिए। यह सत्य है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार की गई है, जिसमें संविधान निर्माताओं ने संसद को प्राथमिक बनाने का प्रयत्न किया है।
लेकिन जनप्रतिनिधियों के नाम पर भ्रष्टाचार और गैर संवैधानिक कार्य करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। भारतीय राजनीति में जिस प्रकार अपराधीकरण बढ़ रहा है, उस परिस्थितियों की संसदीय शासन के नाम पर न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यानी जो अपराधी लोग संसद बन रहे हैं तो उन पर उनका पुनर्लोकन हो सकता है। इसीलिए न्यायिक सर्वोच्चता की संकल्पना स्वीकार नहीं हो सकती कि न्याय सर्वोच्च के संसदीय सर्वोच्चता की मान्यता भी स्वीकार नहीं करना कठिन है। तो न्याय भी सर्वोच्च नहीं है और संसद भी सर्वोच्च नहीं है। इसीलिए व्यवहार में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता आवश्यक है, जबकि जनप्रतिनिधियों को संविधान निर्माताओं के आदेश को ध्यान में रखना होगा। तो जो जनप्रतिनिधि हैं तो उनके आदेश को भी ध्यान में रखना होगा। अब न्यायिक अति सक्रियता, अब सक्रियता थी अभी न्यायालय की, अब अति सक्रियता कैसे काम कर रही है, अति सक्रिय होगा तो संविधान में न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या के लिए नवीन दृष्टिकोण अपना सकती है, परंतु नीति निर्माण का कार्य कार्यपालिका के क्षेत्र का विषय है। वो कार्यपालिका नीति निर्माण कर सकती है और ये व्याख्या कर सकती है नवीन दृष्टिकोण से, जिस पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो कार्यपालिका के क्षेत्र पर क्या है, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को नीति निर्माण संबंधी आदेश देना ही न्यायिक अति सक्रियता है कि उसे कार्य करने के आदेश दे रही है। हाल ही में न्यायपालिका ने बीसीसीआई के प्रमुख के सुनील गस्तावर की नियुक्ति गेहूं को बीमारों को मुफ्त बांटने का आदेश दिया। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति को रद्द करना और काले धन हेतु सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम के सदस्यों पर न्यायपालिका ने आपत्ति उठाई। तो ये सारे बाद आए। फिर 2G स्पेक्ट्रम के मामले भी आए, तो इन पर उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई, अति सक्रियता दिखाई कि जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं की जा रही है, तो इन सब मामलों की जांच उसने स्वयं चालू कर दी। तो कोलिजियम व्यवस्था के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीश कर रहे हैं, अतः न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की प्राथमिकता समाप्त हो गई है। वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को सूखा राहत कोष स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। तो न्यायपालिका इस तरह से काम कर रही है, तो उसकी अति सक्रियता है कि सूखा राहत कोष के निर्देश दिए गए थे। फिर राष्ट्रपति की कुल भी व्यवस्था उसने खुद स्थापित कर ली। इसी वर्ष दिल्ली प्रदूषण को कम करने के लिए भी वाहनों पर पर्यावरणीय प्रदूषण कर लागू करने का निर्देश दिया। तो आलोचकों के अनुसार न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, यानी कार्यपालिका को काम याद दिला रही है ना वो। अब संविधान में क्या है, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य सामंजस्य स्थापित किया गया है। व्यवहारिक रूप में यदि सरकार के तीनों अंगों के मध्य सामंजस्य नहीं होगा तो शासन का कार्य प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व कार्यपालिका का है। तो जो निर्णय लागू करने हैं वो उसका दायित्व लागू करने का दायित्व कार्यपालिका का है। यदि कार्यपालिका उन निर्णयों को लागू ना करे तो व्यवहार में वे निरर्थक हो जाएंगे। तो न्यायपालिका के जो निर्णय हैं उनको लागू कराने का कार्य कार्यपालिका का है। यदि वो लागू नहीं कराती है तो वे सारे निर्णय निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता काय की है, सामंजस्य स्थापित करने की है, संघर्ष की नहीं। यद्यपि न्यायपालिका ने बालिकों यानी BLCO विनिवेश केस से स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्थिक नीतियों के निर्धारण का अधिकार सरकार को है, न्यायपालिका को नहीं। आर्थिक नीतियों का निर्माण करेगी सरकार। नॉरहेन CIT केस में न्यायपालिका ने पुनः यह दोहराया है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का अधिकार सरकार को है, न्यायालय को नहीं। अब जनहित याचिका PLI है, तो जनहित याचिका के संबंध में है।
तो जनहित याचिका के संबंध में वर्ष 1980 के दशक में आया है। जनहित याचिका 1980 के दशक में भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। न्यायालय द्वारा वादी और प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए सुने जाने का अधिकार था। तो न्यायालय ने इसमें पहुंचने का अधिकार प्रदान किया, यानी जो वादी जिसकी अधिकार का उल्लंघन हुआ है वो होता है, तो उनके अधिकार को कोई तीसरा व्यक्ति भी सुन सकता पहुंचा सकता है। प्रस्ताव किया गया इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जनहित याचिका यानी सामाजिक हित याचिका का जन्म हुआ। जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। इसके अंतर्गत कोई तीसरा व्यक्ति भी समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। न्यायमूर्ति P.N. भगवती और B.R. कृष्ण अय्यर द्वारा जनहित याचिका को प्रमुखता दी गई। जनहित याचिका का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके माध्यम से आम लोगों को पहली बार उच्चतम न्यायालय में पहुंचने का मौका मिला। तो आम लोग जो थे वो इस तक पहुंच सकते थे। तो इसका अर्थ क्या है? ऐसी याचिकाएं जो समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तुत की जाए, यह किसी व्यक्ति के लिए भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। यदि समूह के अधिकार उससे जुड़े हैं, जैसे महिला समूह, बच्चे, कैदी इत्यादि याचिकाओं का परंपरागत अदालती याचिकाओं से भिन्न होती है। तो क्योंकि यह वाद सुलझाने का माध्यम ना होकर सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए है, यानी विवाद नहीं सुलझा रही बल्कि समाज में न्याय दिला रही है, इसीलिए जनहित याचिकाओं को सामाजिक हित याचिका के नाम से जाना जाता है और सामाजिक कल्याण की भावना का समावेश है। तो जनहित याचिका से समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका प्रदान करना है। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है वही व्यक्ति न्यायालय पहुंचे, या फिर तो कोई तीसरा व्यक्ति भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी समूह के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर और P.N. भगवती के अनुसार न्याय मूलतः सामाजिक होता है। न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय प्रदान करने का महत्वपूर्ण अंग है। तो न्यायपालिका क्या है? सामाजिक न्याय प्रदान करने का महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका ने पोस्ट कार्ड को रीट के रूप में स्वीकार किया है। वर्ष 1982 में S.C. गुप्ता बनाम भारत संघवाद यानी JJ केस के बाद में न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं को औपचारिक मान्यता दी है कि कोई और व्यक्ति भी आ सकता है, तथा इसके प्रयोग का विकसित मानदंड भी निर्धारित किए हैं। न्यायपालिका ने अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तित करते हुए स्वयं संज्ञान लेते हुए समूह के अधिकार की रक्षा के लिए पहल किया है। एक पूर्ण न्यायाधीश के अनुसार जनहित याचिका का आशय लोगों को चौपाल पर न्याय प्रदान करना है, और पूर्ण न्यायाधीश J.S. वर्मा के अनुसार जनहित याचिका त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने का साधन है, यानी तुरंत न्याय हो और सस्ता और सरल न्याय हो जाए, तो वो जनहित याचिका है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इनमें न्याय व्यक्ति विशेष के हित में ना होकर समूह के हित में होता है। फिर औपचारिक प्रक्रिया का अभाव है, क्योंकि जटिलता होती है तो इसमें जटिल औपचारिक प्रक्रियाओं का अभाव है। जनहित याचिका के द्वारा सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मान्यता दी गई कि समाज के सामाजिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं, उनको मान्यता दी गई। फिर जनहित याचिका प्रक्रिया के बजाय न्याय को प्राथमिकता देती है, यानी प्रक्रिया जो भी अपनाई जा रही है उसकी वजह न्याय को प्राथमिकता दिया जाता है। जनहित याचिका द्वारा वादी पक्ष में कोई तीसरा या अन्य व्यक्ति रीट दायर कर सकता है, तो जिसके अधिकार उल्लंघन हुआ है वो या कोई अन्य व्यक्ति भी उसके लिए रीट जारी करवा सकता है न्यायालय में जाकर। अब न्यायपालिका वादी की सहायता करती है। इसके अंतर्गत इसके अंदर तथ्य इकट्ठे करने में न्यायपालिका ने जांच आयोग की स्थापना की है, यानी जिसने न्यायालय में केस लाया है तो उसके विरुद्ध उसको कुछ तथ्य इकट्ठे करने होंगे, तो उसके लिए जांच आयोग की स्थापना की गई है। प्रथम चरण जनहित याचिका का किस तरह से होती है?
तो प्रथम चरण में क्या है, प्रथम चरण में जनहित याचिका प्रयोग करने के पहले चरण में समूह के अधिकार की रक्षा का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए एशिया वर्कर केस, यानी एशिया में जो मैच हुआ था उसके वर्कर केस में न्यायपालिका ने कम मजदूर दिए जाने के लिए जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना, जबकि मधुआ मुक्ति मोर्चावाद में न्यायपालिका ने बलात्संग को रोकने के निर्देश दिए। दूसरे चरण में जनहित याचिकाओं की दूसरे चरण में पर्यावरण प्रदूषण की रक्षा के लिए जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें एस.सी. मेहता में भारत संघवाद में ताजमहल पर और दिल्ली प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक परिवहन में एनसीजी जो होती है उसके प्रयोग का निर्देश दिए कि उसका प्रयोग किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो। और न्यायपालिका ने यह भी कहा कि दिल्ली के औद्योगिक प्रदूषणकारी कारखानों को बाहर किया जाए। तो इस तरह से दिए। तीसरा चरण था तो इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक जनहित याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें हवाला घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला जैसे मुद्दे न्यायपालिका के सामने निर्देश किए गए। और विनीत नारायण वाद में न्यायपालिका ने यहाँ कहा कि सीबीआई सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे, ना कि प्रधानमंत्री को। तो 2002 में पीयूसीएल बाद में जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, वित्तीय देनदारी और शैक्षणिक पृष्ठभूमि की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। यानी जो चुनाव लड़ रहा है वो अपनी सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे। तो इस तरह का निर्णय उसने तीसरी जनहित याचिका में दिया। फिर जनहित याचिका के द्वारा न्यायपालिका ने अपने कार्यों को विस्तार किया। आलोचकों के अनुसार न्यायालय न्यायिक मुद्दे के कार्य को बढ़ाकर अतिरिक्त रूप में सक्रिय हो रही है, यानी न्यायिक कार्य को बढ़ाकर सक्रिय हो रही है। जनहित याचिका के द्वारा न्यायिक सक्रियता का वाद गहरा हुआ है। न्यायपालिका ने जनहित याचिका के द्वारा अपने कार्य को निम्न रूपों में विस्तार दिया है। अब मूल अधिकारों का विस्तार। तो उदाहरण के लिए अनुच्छेद 21 की व्याख्या व्यापक रूप से की गई है, जिसमें जीवन के अधिकार, आवास का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी शामिल कर दिया गया है। अब न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या अंतर संबंधित रूप में की गई, यानी मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों को पूरक माना गया है एक दूसरे के। अब उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन किया। उदाहरण के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा में न्यायालय ने एक आयोग का गठन किया तो जांच के लिए। सरकार को समय समय पर विभिन्न निर्देश भी दिए हैं, फिर सरकार को विभिन्न नीतियां बनाने के सुझाव दिए हैं। तो इस तरह से उसने काम की, उसकी आलोचना हुई है। अब तो जनहित याचिका को लेकर विधायिका और न्यायालय के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। विधायिका के मध्य और न्यायपालिका के मध्य हुआ। तो आलोचकों के अनुसार यह जनहित याचिका नहीं, अब तो प्रचार याचिका है। न्यायालय ज़्यादा से ज़्यादा विषयों में हस्तक्षेप प्रचार पाने के लिए कर रही है। कुछ लोग जनहित याचिका का प्रयोग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और द्वेष के कारण भी करते हैं। अतः आलोचकों ने इसे पैसा हित याचिका भी कहा है। मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत जैसे देश में जितने लोगों को पत्रों के माध्यम से न्याय दिलाया जा सकता है, जबकि न्यायपालिका ने पहले ही लंबित मामले पड़े हैं, यानी जनहित याचिका के माध्यम से न्याय दिला रहे हैं तो पहले से जो मामले पड़े हैं उनको पहले निपटाए, वो कह रहे हैं। अतः जनहित याचिका का प्रयोग के साथ साथ उसके दुरुपयोग को भी रोकने की आवश्यकता है। फिर जनहित याचिका का प्रयोग उपयुक्त और विशिष्ट मामलों में ही होना चाहिए, सभी मामलों में नहीं। तो सामाजिक न्यायपीठ। तो सामाजिक न्यायपीठ कैसे तरह से काम करती है सामाजिक न्यायपीठ के रूप में? तो 3 दिसंबर 2014 को उच्चतम न्यायालय ने एक आधारभूत कदम उठाते हुए सामाजिक न्यायपीठ गठित करने का निर्णय दिया। यानी 12 दिसंबर से प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से सामाजिक समस्याओं से जुड़े मामलों की
सुनवाई करेगी। तो हर शुक्रवार को सामाजिक मामलों से जुड़े विषय की सुनवाई कर रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सामाजिक न्यायपीठ की जिम्मेदारी न्यायाधीश मदन वी लोकुर तथा न्यायाधीश PUU ललित को सौंपी गई थी। सामाजिक न्यायपीठ के उद्देश्य क्या थे? तो इसमें क्या है, महिलाओं, बच्चों, वंचित वर्गों से जुड़े सामाजिक मामलों का तेजी से निपटान करेगी। संविधान में उल्लेखित अधिकारों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, यानी अधिकार आम लोगों तक जल्दी पहुंचे। और संविधान के आदर्शों को में शामिल सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए इस पीठ का गठन किया गया है। यही संविधान में जो आदर्श हैं उनकी रक्षा करे ये पीठ, तो इसलिए सामाजिक न्याय पीठ की गठन किया गया था। समस्याओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे, अब इसकी समस्या क्या है? तो इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई रूपरेखा तैयार करना, जिसमें गोदामों पर पड़े अनाज को गरीबी एवं अकाल के प्रभावित क्षेत्रों में वितरण किया जा सके। तो सामाजिक वितरण प्रणाली की नई रूपरेखा तैयार की जाए। फिर पौष्टिक आहार के अभाव के कारण महिलाओं, बच्चों में होने वाली अकाल मौत को रोका जाए। निसहाय या बेघर लोगों को आश्रय गृह या पेयजल की सुविधा संबंधी मामले। फिर सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि उनकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो तो उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल जाए। और नागरिक को सामाजिक पीठ के दायरे में देह व्यापार संबंधी महिलाओं के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। तो ये सामाजिक पीठ के मुद्दे रहे जो उन्होंने सुनाए हैं। अब इसमें अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, यानी सब सुप्रीडेंट कोर्ट, यानी जो जिला के स्तर पर होते हैं ऐसे मुद्दे। अब है अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 में 33 में है। जिला न्यायालय 233 में है। भारत में उच्चतम न्यायालय एवं भारत उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे के न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इन न्यायालय को राज्य में उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है, यानी हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, ना ही इनके द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है, बल्कि जिला न्यायालय भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामलों पर विचार करते हैं। तो ना तो ये मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं और ना ही ये क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं किसी चीज़ की, संविधान की। फिर जिला न्यायालय ट्रांस कोर्ट होते हैं। जिला न्यायालय दंडिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है तथा जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। आपराधिक मामलों पर विचार करता है तो सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, और सिविल मामलों में विचार करते समय वह जनपद न्यायाधीश कहलाता है। तो सिविल मामलों में जनपद न्यायाधीश और आपराधिक मामलों में सत्र न्यायाधीश कहलाता है। सामान्यतः प्रत्येक जनपद में जिला न्यायालय होता है। और न्यायपालिका की संरचना किस तरह से होती है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट की सहायता से की जाती है, सलाह से की जाती है। इसमें जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से की जाती है। फिर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। 7 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या तो वकालत हो या कार्य कर चुका हो न्यायाधीश के रूप में। राज्य सरकारों द्वारा जनपद न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। उन्हें अपने पद से राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। उन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लगाई जाती, बल्कि राज्यपाल के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो अब इनकी है शक्तियाँ। तो जनपद न्यायालय द्वारा सिविल मामलों, दीवानी मामलों, आपराधिक दंड मामलों पर भी विचार किया जा सकता है। यानी सिविल मामले जो होते हैं, यानी दीवानी मामले, सिविल मामले को दीवानी मामले कहते हैं और आपराधिक मामलों को दंडिक मामले, तो इन पर विचार कर सकता है वो। अधीनस्थ न्यायालय से जनपद न्यायालय के लिए अपील
का प्रावधान है। और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन छोटे और इनसे छोटे, तो वो जनपद न्यायालय में अपील की जा सकती हैं। पैसे के लेन देन से जुड़े विवाद, आपराधिक विवाद जनपद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आपराधिक मामलों की सुनवाई आरंभिक रूप से जनपद न्यायालय में होती है। सबसे पहले अपराध के न्यायालय की सुनवाई यहीं होती है, जिले में। अब जनपद न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है। पहले यहाँ होती है सुनवाई, फिर हाई कोर्ट जाते हैं मामले। अब है ट्रायल कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय अथवा जनपद न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिनके द्वारा विभिन्न विवादों में अभिव्यक्ति की गवाही और संबंधित पक्षों के सबूत दर्ज किए जाते हैं। इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अधिकतम सजा मृत्युदंड दिया जा सकता है। वर्तमान में ट्रायल कोर्ट में लगभग 2 करोड़ मामले लंबित हैं। ट्रायल कोर्टों में कई बेहतर वकील वकालत नहीं करना चाहता है, तो कोई बेहतर वकील यहाँ वकालत नहीं होता है, क्योंकि न्यायपालिका में सुधार के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में सुधार की आवश्यकता है, जो राज्य सरकारों के अधीन होते हैं। फिर न्यायालय की समक्ष समस्याएं क्या हैं, तो इसमें अच्छे वकील नहीं होते। अब है समस्याएं। तो भारत में न्यायपालिका की समक्ष भारी संख्या में मामले लंबित हैं। न्याय देने में विलम्ब हो रहा है। उदाहरण के लिए 1993 में मुंबई बम विस्फोट में शामिल व्यक्तियों को 23 वर्ष बाद सजा सुनाई गई। न्यायालय ने विलम्ब अन्याय के समान है। तो भारत में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, औपचारिक है। इससे आम लोग न्यायिक व्यवस्था से अपना अलगाव महसूस करते हैं और न्याय प्राप्त करने पर खर्चा अधिक है, इसलिए आम लोग पहुंचने से बाहर हो गए हैं और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो न्यायपालिका ने वरिष्ठ वकीलों एवं न्यायाधीशों के बीच साठगांठ के आम व्यक्तियों को वास्तविक न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो वकील और जज भी शामिल हो जाते हैं उस भ्रष्टाचार में और साठगांठ में, तो न्याय नहीं मिल पा रहा है जी, समस्या है। न्यायालय में काम काज की भाषा आम लोगों की भाषा से अलग है, इसीलिए न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया बाधा बन गई है। भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश अलग अलग न्यायाधीशों द्वारा पृथक पृथक दिए जाते हैं, जिसके कारण निर्णय देने में विलम्ब है। तो न्यायपालिका के समक्ष मामले लंबित होते हैं। भारत में आम जनता न्यायाधीशों के बीच अनुपात अत्यधिक कम है। तो न्यायाधीश और जनता के बीच का जो अनुपात है वो बहुत कम है और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के अनुसार न्यायपालिका की स्थापना नहीं हुई है। यानी जितनी जनसंख्या बढ़ गई उतनी न्यायपालिका नहीं बढ़ी है और न्यायाधीश भी नहीं बढ़े हैं, इसलिए समस्या बढ़ गई है। फिर और इसमें संबंधित लंबित मामले जो हैं, तो वकीलों की व्यवहार को नियंत्रित करने वाली प्रभावी विधि का अभाव है। यानी वकीलों के व्यवहार को कोई नियंत्रित नहीं करता, क्योंकि प्रसिद्ध और विशेषज्ञ वकील एक ही साथ अनेक न्यायालय में ना तो किसी मामले में उपस्थित रहते हैं और जिससे वे न्यायालय से बार बार स्थगन लेते रहते हैं। तो किसी न्यायालय में एक जगह पर उपस्थित नहीं थे, यहाँ से वहाँ होते रहते हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशेष न्यायालय का निर्माण किया गया है। जैसे भारत में पहले से ही न्यायाधीश की संख्या कम है, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग न्यायालय बनाए गए हैं और न्यायाधीशों की संख्या कम है पहले से। तो विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश पद रिक्त हैं। फिर भारत में 10 लाख संख्या के अनुपात में केवल 10 न्यायाधीश हैं, जबकि कम से कम 50 न्यायाधीश होने चाहिए। तो 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में 18 न्यायाधीश हैं, जबकि 50 न्यायाधीश होने चाहिए थे। तो वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली के अंतर्गत मामलों के निर्धारण में अधिक समय लगता है। जो 2 पक्ष होते हैं तो उन मामलों में समय अधिक लगता है। कई बार देश में अलग अलग भागों से विभिन्न मामले को नई दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है, जिससे न्यायपालिका में मामले लंबित होते हैं। तो अलग अलग भागों से नई दिल्ली में मामले आ जाते हैं। अब उच्चतम न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की जाती हैं जो अवास्तविक होती हैं। भारत में उच्च न्यायालय वर्ष में केवल 193 दिन ही कार्य करता है। 193 दिन कार्य करता है और अन्य दिन छुट्टियां भी काम करने के अवकाश होते हैं। छुट्टी में मनाई जाती है, काम नहीं किया जाता है, तो ये मामले को और धीरे कर देते हैं।
अब है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। तो भारत में न्यायपालिका में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। इसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का विचार महत्वपूर्ण है, यानी अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्ति के लिए राजनीतिक मापदंड अधिक प्रभावी होते हैं। तो भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। तो संविधान में यह उल्लेखित है कि न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा या गठन संसद कर सकती है, परंतु संसद द्वारा अभी तक इस सेवा का गठन नहीं किया गया और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लिए कुशल न्यायाधीश प्राप्त होंगे। इससे तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता का निर्माण होगा और न्यायपालिका की गुणवत्ता भी बेहतर होगी, परंतु निर्णय में अनेक व्यवहार समस्याएं हैं। तो उच्चतम न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालय राज्य सूची के विषय हैं, जहां न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति काफी पूर्वाग्रह पर आधारित हो सकती है, अतः न्यायाधीश न्यायालय में कार्यकुशलता तथा न्यायाधीशों की योग्यता में सुधार हेतु न्यायिक आयोग ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने का सुझाव दिया है। तो सेवा में जिला न्यायाधीश से अवसर कई अन्य पद नहीं होगा, मतलब न्यायाधीश जिला न्यायाधीश लोक सेवा से मतलब चुन लिया जाए, उसका परीक्षा कराई जाए। तो इस सेवा का गठन विशेष बहुमत से राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है, यानी राज्यसभा पारित कर दे तो लोकसभा फिर इस सेवा को चलाएगी, परंतु अब तक न्यायिक सेवा का गठन विवादों में फंसा हुआ है। तो इस तरह की सेवा ये चालू करने का विषय सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। तो राज्य सरकार इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके अधिकारों में कटौती हो जाएगी और सभी राज्यों में अलग अलग आधिकारिक भाषाएं हैं, जिससे सभी राज्यों के लिए समान परीक्षा का प्रणाली का आयोजन कठिन है। तो ग्राम न्याय उन्हें ऐसा भी लगता है। अब ग्राम पंचायत अधिनियम 2008, तो ग्राम के स्तर पर जो पंचायतें हैं उनमें भी है। तो ग्राम पंचायत अधिनियम 2008 आया। इसमें क्या है, यह अधिनियम भारत के ग्रामीण स्तर पर सस्ते न्याय उपलब्ध कराने की हेतु लाया गया है, यानी प्रथम श्रेणी के न्यायाधीशों की व्यवस्था करता है, जिन्हें न्याय अधिकारी नाम दिया गया है। ये अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सलाह से राज्य द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो राज्य द्वारा नियुक्त किए जाएंगे हाई कोर्ट की सलाह से। यह न्यायालय आपराधिक और दीवानी मामले तथा अन्य विवादों का निपटान करेंगे। इसे अधिकतम 2 वर्ष की सजा देने का अधिकार है। यह अधिनियम घोषित आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं है। तो ये नियम जो है आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में वो अपने अनुसार काम करते हैं। और अब तक 6 राज्यों में इन अधिनियम के तहत कानून का निर्माण किया गया है। तो 6 राज्यों ने इनके अनुसार काम किया है ग्राम पंचायत न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसार। अब है फास्ट ट्रैक अदालतें। फास्ट ट्रैक अदालतें यानी जनपद अदालतों की भांति हैं, जिनका निर्माण आपराधिक मामलों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए किया गया है, क्योंकि आपराधिक मामलों का लंबित होना न्याय के विरुद्ध और मानव अधिकारों के प्रतिकूल है। ये अदालतें 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। तो फास्ट ट्रैक अदालतें 11वें वित्त आयोग था उसकी सिफारिश पर आई थी, जिनका उद्देश्य ऐसे विवादों पर जल्दी निपटान करना है जिन पर 5 वर्ष से अधिक समय तक अंडर ट्रायल के तहत जेल में रह रहे हों। तो 5 वर्ष से अधिक अगर कोई जेल में रह रहा है तो उस पर फास्ट ट्रैक के तहत तुरंत मुकदमा चलाना है। ये अदालतें उन मुकदमों को भी ले सकती हैं जिनमें तुरंत न्याय की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले में 5 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। अब प्ली वार्निंग यानी 2005 में आया प्ली वार्निंग प्रतिवादी के मध्य एक प्रकार का समझौता है, जिसमें आपसी गुनाह को इस शर्त पर स्वीकार कर लेता है कि जो गुनहगार है वो स्वीकार कर लेता है कि उसे कम सजा दी जाएगी और बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष अदालत के बाहर समझौता कर सकते हैं और
आप अपना अपराध कबूल कर सकते हैं। अपराधी को निर्धारित दंड से कम दंड दिया जा सकता है। तो प्ली वार्निंग है, वो अपना न्याय मतलब अपराध स्वीकार कर ले तो विवाद जल्दी निपट जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अदालत से संबंधित पक्षों में समय और धन की बचत करना है। यह व्यवहार अमेरिका तथा कुछ यूरोप देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तो भारत में न्यायालय के मुद्दे का अत्यधिक बोझ है, अतः यह व्यवस्था न्यायालय में कार्य को कम कर सकती है, यानी न्यायालय के कार्य जल्दी हो जाएंगे और कार्य कम होंगे, तो लोगों को शीघ्र न्याय दिला सकती है। इस उद्देश्य से भारत में भी आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 पारित किया गया और यह व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू होती है जहाँ 7 वर्ष का कारावास हो सकता है। जहाँ 7 वर्ष का कारावास हो सकता है वहाँ ये व्यवस्था लागू होगी कि वो अपराध खुद मान ले। यह महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध पर लागू नहीं होता। महिलाओं अगर बच्चों के खिलाफ अपराध किया है तो लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था से फायदा यह है कि अदालतों के ऊपर मुकदमे का भार कम हो, तो यानी अदालतों में भार कम हो मुकदमेबाजी का, इसलिए हो सकता है। और परंतु प्ली वार्निंग आदर्श न्यायालय व्यवस्था के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि कभी कभी निर्दोष लोग भी सजा कम कराने के चक्कर में आरोप अपने ऊपर ले लेते हैं, तो न्यायालय व्यवस्था के खिलाफ भी है। अब ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के दौरान 2 अक्टूबर 2009 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल और हाईकोर्ट की सलाह से करेगा। तो हम जो राज्यपाल करेगा इस ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, और वो भी हाई कोर्ट की सलाह पर। ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश न्याय अधिकारी कहला देगा। और विशेषताएं क्या है? विशेषताएं होंगी तो ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के खंड स्तर पर स्थापित होगा, यानी ग्राम न्यायालय जो है वो मध्यवर्ती स्तर पर स्थापित होगा, पंचायत खंड के मध्यवर्ती स्तर पर होगा। इसमें ग्राम न्यायालय चलते फिरते न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट होंगे जो अपने आपस के गांव में जाकर मामले की सुनवाई करेंगे। इसमें सिविल और दंड दोनों प्रकार के मामले की सुनवाई का अधिकार होगा। न्यायालय मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके निःशुल्क न्याय प्रदान करना है, यानी गाँव के लोगों को निःशुल्क न्याय प्रदान करने के लिए है ग्राम न्यायालय। राष्ट्रीय मुकदमा नीति, राष्ट्रीय मुकदमा नीति आई तो देखते हैं क्या है। यह नीति वर्ष 2010 में घोषित की गई। इसका ध्येय न्यायालय का समय बचाने हेतु लंबित मामलों पर त्वरित समाधान करना है। इसके तहत लंबित पड़े विवादों को स्वयं सरकार एक पक्ष के रूप में होती है। राष्ट्रीय मुकदमा नीति में एक पक्ष में सरकार है, दूसरे कोई व्यक्ति है, तो अतः मुकदमे को निपटाने के लिए सरकार न्यायालय की जिम्मेदारी के साथ शामिल होगी। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ शामिल होगी इसमें। इस नीति मुकदमे से निपटने का औसत समय 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है, यानी 3 वर्ष के अंदर मुकदमा निपटाया जाए। यह नीति वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था पर आधारित है, जैसे लोक अदालतें एवं सुलह समझौते इत्यादि के माध्यम से मुकदमे को निपटान का समाधान करेगी, सुलह कर लेंगी, इस तरह से वो निपट जाए। जिन मुकदमों में सरकार एक पक्ष में है वहाँ तथ्य और शीघ्र प्रस्तुतिकरण करना होगा। जहाँ सरकार एक पक्ष में है तो वहाँ वो क्या करेगी, तथ्य शीघ्र प्रस्तुत करेगी, जिनसे तथ्यों के अभाव में मुकदमे में देरी ना हो। और न्यायालय में यदि सरकार का पक्ष कमजोर है तो वह अपनी गलती स्वीकार कर लेगी और मुकदमे में से हट जाना चाहिए उसे। फिर सरकार द्वारा अपीली रीट का प्रयोग कम होगा, यानी सरकार अब अपील नहीं करेगी। अगर मुकदमा हो गया तो दूसरे जगह नहीं खचोड़ेगी उस न्याय को। अब सरकारी वकीलों में विशेषज्ञता लाना, जिससे विशेषीकृत न्याय याचिकाओं का शीघ्र कार्रवाई हो सके, तो इस तरह काम किया गया है।
पे विभिन्न प्रकार के न्यायालय, और भी भिन्न प्रकार के न्यायालय होते हैं। तो भारत में समाज की जटिलता और आधुनिकता के विवाद भी बढ़ रहे हैं। समाज की जटिलताएं हैं भारत में और आधुनिकता के विवाद बढ़ रहे हैं। इसका समाधान परंपरागत न्यायालय के द्वारा संभव नहीं है। तो अनेक प्रकार के विवाद होते हैं जिन्हें न्यायिक मामलों के अलावा प्रशासनिक मुद्दे भी शामिल होते हैं, जिन्हें हल करने का अधिकरण का गठन किया गया है। उन्हें जो नए मुद्दे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, तो उनके लिए अधिकरण बनाया गया है। तो अधिकरण में भी न्यायाधीश ही होते हैं और वो उन मामलों को हटाते हैं। तो इनमें न्यायाधीश के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। न्यायाधीश होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य परंपरागत न्यायपालिका पर न्याय का बोझ कम करना है। और परंपरागत न्यायपालिका का विभाजन जनपद न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है। तो अधिकरण ने न्यायालय के समान ही होते हैं। अधिकरण जो होते हैं वो न्यायालय के समान होते हैं, परंतु इनमें निश्चित प्रकृति के मुकदमे आते हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकरण में सरकारी निगमों, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित विवादों का किराए के या फिर औद्योगिक विवाद हो गए या श्रम विवाद इत्यादि के संबंधित मूल समाधान नहीं। इनका मतलब जो मामले आते हैं व्यवस्था मूल समाधान में नहीं है। तो ये व्यवस्था बाद में की गई है, मूल समाधान में इसकी व्यवस्था नहीं है अधिकरण की। जिन्हें 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। संविधान में 14A और 323A और 323B में अधिकरण की व्यवस्था है। तो 323A में और 323B में अधिकरण की व्यवस्था की गई है। तो अधिकरण संवैधानिक है लेकिन मूल संविधान में नहीं थे ये। अधिकरण की प्रकृति कैसी है? तो अधिकरण जो है न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें न्यायपालिका केवल न्यायाधीश ही होता है। तो न्यायपालिका में केवल न्यायाधीश ही होता है, जबकि इसमें प्रशासक भी होते हैं। तो अधिकरण प्रशासनिक मामलों के समाधान के लिए विशेष रूप से गठित किए गए हैं, जबकि न्यायिक न्यायालय वैधानिक और संवैधानिक मुद्दों का समाधान करते हैं। तो समाधान में हुए जो और विधि के अनुसार बनाए गए जो हैं तो उन सब का समाधान करेंगे ये। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सिविल सेवाओं के विवादों को हल करने के लिए हैं, जबकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पर्यावरण के विवादों को हल करने के लिए गठित किए गए हैं। तो अधिकरण न्यायिक और अर्ध न्यायिक विवादों के समाधान करते हैं। सभी न्यायालय अधिकरण के समान होते हैं। तो सभी न्यायालय जो हैं सभी न्यायालय अधिकरण बन सकते हैं, लेकिन न्यायालय को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो अधिकरण को, मतलब न्यायालय जो है कोई भी न्यायालय हो तो वे सब अधिकार प्राप्त होंगे उन्हें जो अधिकरण को होंगे, परंतु न्यायालय को प्राप्त सभी अधिकार अधिकरण को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अधिकरण उनके विशेष के लिए बनाए गए हैं थोड़ी। इनमें तर्क साक्ष्यों के आधार पर मध्यस्थता के तहत विवादों को निपटान किया जाता है कि तर्क भी हो, मध्यस्थता का कोई मामला निकल आए। इसमें विवाद दो सरकारी पक्षों के मध्य या फिर सरकारी और प्राइवेट पक्षों के बीच भी हो सकता है। अब प्रशासनिक अधिकरण की संरचना। प्रशासन में अधिकरण की संरचना कैसी है? तो प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A में है। इसमें बहुसदस्यीय निकाय है। तो बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, साथ ही उतने अन्य सदस्य हो सकते हैं जितनी सरकार आवश्यक समझे। अधिकरण में एक न्यायिक और एक प्रशासनिक अधिकारी होना आवश्यक है, अनिवार्य है। यानी प्रशासनिक अधिकारी के लिए यह शर्त है कि वह 2 वर्ष तक सचिव के पद पर रह चुका हो। तो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो 2 वर्ष तक सचिव के पद पर रह चुका हो, ऐसा व्यक्ति होगा। और न्यायिक अधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला हो। जो न्यायाधीश हो वो हाईकोर्ट की मतलब योग्यता रखने वाला हो। वर्तमान समय में केंद्रीय प्रशासन अधिकरण में एक अध्यक्ष और 16 उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है इस न्यायाधिकरण में, 16 उपाध्यक्ष तथा 39 सदस्य हैं।
49 सदस्य हैं। सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अधिकतम अवधि उम्र 68 वर्ष है। तो इसमें विशेष तौर से 68 नहीं तो 65 पे हर चीज़ समाप्त हो जाती है, तो इसमें 68 वर्ष है। एवं सदस्यों की 65 वर्ष होती है। तो जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनकी बस उम्र 68 और बाकी सबकी 65 वर्ष होती है। अधिकरण के सदस्यों को कदाचार या असमर्थता के आधार पर न्यायिक परीक्षण के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो जो सदस्य होते हैं इसके, तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है कि वो उन्हें असमर्थता के आधार पर, कि वो असमर्थ हैं तो इस आधार पर हटाए जा सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया संसद विधि द्वारा निर्धारित होगी। तो संसद बताइए कैसे कैसे हटाना है। अब हम अनुच्छेद 323A के अंतर्गत 323A के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे प्रशासनिक अधिकरणों का निर्माण करे जिनके द्वारा संघ और राज्यों में नियुक्ति लोक सेवाओं की भांति सेवा संबंधी मुद्दों का सुलझाया जा सके। तो लोक सेवाओं की भर्ती और सेवा संबंधी मुद्दों को सुलझाया जा सके। इसके अंतर्गत संसद ने 1985 में प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की। तो 1985 में प्रशासन भी उसमें आ गए। तो प्रशासक में क्या हुआ, संवैधानिक निकाय है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण और संघीय स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण किया है। तो केंद्र में भी है प्रशासन और संघ में भी है, मतलब राज्य में भी है। अधिकरण इस तरह के बनाए गए हैं। फिर चंद्र कुमारवाद के पश्चात इन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। यदि अधिकरण के न्याय सही नहीं पाते हैं आप, तो फिर न्यायालय में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में जब जा सकते हैं। इसके पहले सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान था। तो आप पहले हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वर्तमान समय में देश में कुल 17 प्रशासनिक अधिकरण हैं। प्रशासन के न्याय को हटाने के लिए 17 अधिकरण बनाए गए हैं। इसकी पीठ दिल्ली में है। और कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते। जैसे प्रशासनिक अधिकारिता के अंदर कौन नहीं आएगा, तो सेना के कर्मचारी इसमें नहीं आएंगे। लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय के जो सेवक हैं वो भी नहीं आएंगे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पदाधिकारी तो इस प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी उनके हल नहीं होंगे इनमें। तो सेना के नहीं होंगे, लोकसभा राज्यसभा के सचिवालयों के नहीं होंगे, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारियों के निर्णय भी इसमें नहीं होंगे। अब है अन्य अधिकरण। तो अन्य अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 के बी में है अन्य अधिकरण। तो विधायिका कोई अधिकार है कि वह मामलों को सुलझाने के लिए अधिकरण का निर्माण कर सकती है। तो विधायिका को अधिकार है कि वह इस तरह के निर्माण करेगी, जैसे करारोपण से संबंधित विवाद के लिए अधिकरण बनाए, आयात निर्यात से संबंधित विवादों के लिए अधिकरण बनाए, पारिश्रमिक विवादों के लिए, और भूमि सुधार अधिकरण से संबंधित विवाद के लिए, शहरी संपत्ति की सीलिंग के लिए इस तरह के अधिकरण बनाए, और संसद और विधानसभा के चुनाव, जो संसद के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उनके लिए विवादों के समाधान के लिए भी वो अधिकरण बनाए। तो इस तरह से होते हैं। तो संसद द्वारा करारोपण से संबंधित अधिकरण, औद्योगिक विवादों से संबंधित अधिकरण का भी गठन किया गया है। तो केंद्र में होते हैं जो करारोपण से संबंधित, कर लगाने के संबंध में, और औद्योगिक विवाद के तो अधिकरण गठन किया गया है। परंतु संसद और विधानसभा चुनाव से संबंधित विवादों का समाधान के लिए अधिकरण का निर्माण नहीं किया गया। तो जो चुनाव होते हैं उनके लिए नहीं किया गया है। इन विवादों का समाधान अभी भी उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो चुनाव के संबंध में नहीं अधिकरण नहीं आता है, बल्कि हाई कोर्ट इसका न्याय करेगा। और भूमि सुधार अधिकरण से संबंधित अधिकरण का निर्माण नहीं किया गया है। भूमि सुधार वाले अधिकरण भी नहीं बनाए गए क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब है वाणिज्यिक न्यायालय, यानी व्यापार के संबंध में जो कोर्ट होते हैं उनका समाधान करते हैं व्यापारियों के। तो उसके लिए बनाया गया है। वर्ष 2015 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने
हाई कोर्ट ने अपीली डिसीजन अधिनियम का निर्माण करके इन वाणिज्यिक न्यायालयों के द्वारा वाणिज्य विवाद में व्यापार पैटर्न, बौद्धिक संपदा अधिकार और संयुक्त उद्यम संबंधित मामलों को शामिल करने होंगे। तो इस तरह के जो मामले थे जिनमें उनको अपने मतलब क्षेत्रों को शामिल करना था, तो जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से कम ना हो, तो ऐसे न्याय यहाँ आएगी और न्यायाधिकरण बनाया जाएगा। इन न्यायालय की स्थापना के लिए वाणिज्य विवादों को त्वरित रूप में हल किया जाएगा, तो देश में व्यापार और निवेश के वातावरण को अनुकूलित किया जा सकता है। तो व्यापार के लिए वातावरण अनुकूल होगा और समस्याओं की समाधान हो जाए उद्योगों की। तो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं जो और पैटर्न से हैं, तो इन संबंधित विवाद हल हो जाने में। अब इनकी संरचना, तो इनकी संरचना में कौन है, तो वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार ही न्यायालयों एवं न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेगी। ये न्यायाधीश जिला न्यायालय की भांति होंगे। जिन राज्यों में उच्च न्यायालय के सिविल मामलों की आरंभिक सुनवाई का अधिकार है, उन्हें उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच स्थापित किए जाएंगे। यानी व्यापार के संबंध में विवाद भी कुछ सुनेंगे जिन्हें सिविल मामले के सुनवाई का अधिकार है। इन मामलों में अपील का अधिकार भी उच्च न्यायालय को होगी। यानी अपील कहाँ होगी, अधिकरण में अगर मामला हल नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में अपील होगी। अब अन्य त्वरित न्यायालय हैं जो त्वरित मतलब निपटाने होते हैं। तो वाणिज्यिक न्यायालय और उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के द्वारा दिए गए निर्णय 7 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील किए जाएंगे। तो जो अधीनस्थ न्यायालयों ने दिए थे निर्णय यानी अधिकरण ने, तो 60 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में जाने चाहिए। और तथा अपील बेंच के द्वारा इन मामलों का निरंतर 6 महीने की अवधि के अंदर किया जाएगा। तो इनका निर्धारण जो है 6 महीने की अवधि में किया जाएगा। ऐसे वाणिज्यिक विवाद जिनमें 1 करोड़ रुपए से कम नहीं है, मतलब ऐसे विवाद जिनका मूल्य 1 करोड़ रुपए से कम नहीं है और वे इन न्यायालयों में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली में 6 वाणिज्यिक डिवीजन बेंच हैं, यानी 6 जगह इनकी सुनवाई होगी। 4 अपीलीय डिवीजन बेंच हैं, पहले से स्थापना कर दी गई है। और इन न्यायालयों में वकीलों के स्थगन का प्रावधान नहीं है, यानी इसमें इस प्रकार के जवाब समय पर दाखिल किए जाएंगे। तो वकील जरूरी नहीं है हो। और हरित न्यायाधिकरण, तो हरित न्यायाधिकरण जो पर्यावरण से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी विकास परियोजनाओं के मामले पर शीघ्र निपटान करते हैं। तो इस हेतु 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 पारित किया गया। तो हरित न्यायाधिकरण 2010 के अनुसार है। इसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इन न्यायाधिकरण में पर्यावरण से संबंधित विवाद किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है तो व्यक्ति संस्था NGO द्वारा दायर किया जा सकता है। तो हरित न्यायाधिकरण है। तो इसके उद्देश्य क्या है, हरित न्यायाधिकरण की क्यों गठित किया गया है, तो इसका उद्देश्य पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित विवादों को त्वरित और प्रभावी रूप से हल करना है। त्वरित मतलब पर्यावरण के और वन के संरक्षण के बाद हल करेगा जी। और एक विशेषज्ञ संस्था की स्थापना की गई है। पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के कारण होने वाले जनधन के नुकसान के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। तो जनधन का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए प्रावधान करेगा। इसकी संरचना कैसी है, इसका मुख्य बेंच नई दिल्ली में स्थित है, जबकि क्षेत्रीय शाखाएं पुणे में, भोपाल में, चेन्नई में। तो इसकी जो हरित न्यायाधिकरण की बेंच है उसकी मुख्य शाखाएं पुणे में है, इसकी पुणे में है, भोपाल में है, चेन्नई में है, कोलकाता में स्थापित है। न्यायाधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं। तो हरित न्यायाधिकरण जो है उसके जो न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे और अन्य जो होंगे वो
हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे जो अवकाश प्राप्त यानी रिटायर होंगे। अधिनियम में यह उल्लेख है कि न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य संख्या 20 और विशेषज्ञ सदस्य भी 20 हो सकते हैं। तो न्याय करने वाले 20 और विशेषज्ञ जो होंगे वो भी 20 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 10 सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञ तथा 10 न्यायिक सदस्य भी हैं। तो 10 पर्यावरण के सदस्य हैं और 10 न्यायिक के सदस्य हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष का होता है। हरित न्यायाधिकरण में अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष का होता है और अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल 67 वर्ष, तो 67 वर्ष का होगा। विशेषज्ञ सदस्य विज्ञान से संबंधित विषयों पर पार स्नातक तथा पर्यावरणीय विषयों में 5 वर्षों का अनुभव हो। विशेषज्ञ सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। अध्यक्ष और सदस्यों को उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से हटाया जाता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट अनुशंसा करे तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देगा। इसके कार्यकाल के दौरान इसके वेतन भत्तों में अलाभकारी कटौती नहीं की जाएगी, यानी जब कार्य करने तो अलाभकारी कटौती नहीं होगी। तो ये है। अब न्याय का तरीका। न्याय का तरीका है तो न्यायाधिकरण में 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य इसके मुख्य बेंच और अन्य बेंच में कार्य करते हैं। प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य होता है। तो एक न्यायिक सदस्य होता है, एक विशेषज्ञ सदस्य होता है। न्यायाधिकरण की प्रक्रिया सिविल प्रोसीजर कोड 1908 द्वारा निर्धारित नहीं है और न ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पर आधारित है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह अपने निर्णय प्रतिक्रियात्मक न्याय के बजाय युक्तियुक्ता प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते हैं। नहीं अपने न्यायालय में न्याय करने में किसका सहारा लेते हैं तो युक्तियुक्त हो और प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते हैं। अवैध खानों जैसे खाद्यान्न के मुद्दे को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो इनमें हिमाचल प्रदेश सरकार को कुल्लू मनाली मार्ग पर CNG संचालित बसों के संचालन का निर्देश दिया गया है। फिर उड़ीसा में लगने वाले ताप विद्युत जो परियोजना को लगाने के लिए आपत्ति व्यक्त की गई है। तो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं इसमें। अब है न्याय अपील। तो न्यायाधिकरण के समक्ष आने वाले मुद्दे को 6 महीने की अवधि के अंदर हल किया जाएगा और फिर उच्चतम न्यायालय में द्वारा निर्णय दिए जाएंगे। अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो सीधे उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। फिर 90 दिन की अवधि में अपील की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति 1000 रुपये के शुल्क के आधार पर मामला न्यायाधिकरण के समक्ष ला सकता है। और न्यायाधिकरण के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि दिल्ली में 10 वर्ष से पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया था कि प्रदूषण के कारण 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन नहीं चलेंगे। अब इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को वैध माना है। फिर शक्तियाँ। तो न्यायाधिकरण को सिविल मामलों की शक्तियाँ प्राप्त हैं और इसके द्वारा पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित न्याय के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे लाए जाते हैं। जैसे जल प्रदूषण अधिकरण में कौन कौन से मुद्दे लाते हैं तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का मामला, वन संरक्षण 1980, वायु नियंत्रण और प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम 1991, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इस तरह के मामले इसमें आते हैं। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारतीय 72 है और भारतीय वन अधिनियम 1927 से जुड़े मामलों के अधिकरण के समक्ष नहीं लाए जा सकते हैं। तो 1927 के अधिकरण के जो है अधिकरण के समक्ष ये नहीं लाए जा सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण और वन अधिनियम 1972।
1927 अधिकरण द्वारा यह निर्णय दिया गया कि दिल्ली में चलने वाले वाहन 15 वर्ष से पुराने हैं तो उन्हें दिल्ली की सड़क से हटा दिया जाए। इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। उच्चतम न्यायालय भी न्यायाधिकरण के निर्णय को बनाए रखने की अधिकरण के लिए निर्देश दिए, पर निर्णय में पर्यावरण संरक्षण, आम लोगों के आजीविका और रोजगार के बीच संघर्ष उत्पन्न कर रहा है। सैन्य न्यायालय, तो सेनाओं के लिए अलग न्यायालय बनाए जाते हैं। अब हम सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए सैनिकों को सिविल और आपराधिक मामलों के समान प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि इनके लिए अलग सैन्य न्यायालय का गठन किया गया है। इनके द्वारा दिए गए अपराध और अनुशासनात्मक अनुशासनहीनता से संबंधित मामले सैन्य न्यायालय द्वारा सुलझाए जाते हैं। थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957। तो नौसेना के लिए कौन सा है? 1957 का अधिनियम, और वायुसेना और थल सेना के लिए 1950 का अधिनियम है। तो इनके अंतर्गत आने वाले अपराधों की सुनवाई में उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्या करना, प्रबंधित किया गया है। इसमें 136(2) के अंतर्गत अनुच्छेद 227 के तहत इसी तहत भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भी रक्षा कर्मियों द्वारा लाए गए अपराधों पर लागू नहीं होते हैं। तो रक्षा कर्मी जो होते हैं उन पर लागू नहीं होते हैं इनमें। फिर उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए सैनिक कर्मियों पर सुनवाई का अधिकार केवल सैन्य न्यायालय को ही है, यानी उनकी सुनवाई केवल सेना के लोग ही कर सकते हैं। और सैन्य कर्मियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है, तो उसे न्यायालय में पुलिस द्वारा सैन्य प्राधिकरण को सौंप दिए जाने चाहिए, जिससे दोषी सैनिक कर्मी की सुनवाई सैन्य न्यायालय में की जा सके। इसके संबंध में अब सैन्य न्यायालय के द्वारा केवल सैनिकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है, और इसमें सैनिक न्यायालय एकमात्र न्यायालय है जहां सैनिकों द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई की जा सकती है, उन्हें सजा दी जा सकती है, तो सैन्य न्यायालय कहलाएंगे वो। इनके द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सैन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत याचिका प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचार के अधीन याचिका दी जा सकती है, लेकिन वैसे उपचार नहीं, अपील नहीं की जा सकती। तो हाई कोर्ट ने जो है उच्च न्यायालय यह याचिका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है। तो हाई कोर्ट में जाएगी तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका जाएगी संवैधानिक उपचार के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा, सैनिक न्यायालय होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में सामान्य सैनिक न्यायालय होंगे, जिला सैनिक न्यायालय होंगे, संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय होंगे और संक्षिप्त सैन्य न्यायालय होंगे। तो इस तरह 4 न्यायालय होंगे। अब है सामान्य सेना न्यायालय। तो पहला सामान्य सेना न्यायालय है, ये काम करेगा, यह सेना न्यायालयों में सबसे उच्चतम और शिखर न्यायालय है सामान्य सेना न्यायालय। इसे थल सेना के लिए लिखित अनुरोध पर, थल सेना जो है लिखित अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है, जिससे कम से कम 5 सैन्य अधिकारी होते हैं। और यह न्यायालय थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 के अंतर्गत दोषी किन्हीं सैन्य कर्मियों के लिए दंडित अपराध की सुनवाई कर सकता है। यह सैन्य न्यायालय अपनी ही कमान अर्थात थल सेना, वायु सेना, जल सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लाए गए अपराधों की सुनवाई के लिए
गठित किए जाते हैं। अब है जिला न्यायालय। तो यह न्यायालय ऐसे अधिकारियों के नेतृत्व में गठित किए जाते हैं जो सामान्य सैन्य न्यायालय में सम्मिलित होने की योग्यता रखते हैं, यानी सेना न्यायालय में शामिल होने की योग्यता रखते हैं, उनके अधिकारियों द्वारा गठित किए जाते हैं। सैन्य अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए किसी सेना के अधिकारी अथवा JCO के विरुद्ध इस न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। यह न्यायालय मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष के अधिक के कारावास को छोड़कर सैन्य अधिनियम, थल सेना 1950, वायु सेना 1950 और नौसेना 1957 के अंतर्गत दंड दोषी सैनिक को दे सकता है, यानी दंड दे सकता है। सिर्फ आजीवन कारावास नहीं दे सकता और मृत्युदंड नहीं दे सकता, और 2 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर ये सारे मतलब निर्णय दे सकता है। तो जिला सैन्य न्यायालय होता है ये। अब है संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय। तो यह सेना न्यायालय केंद्र सरकार के दिशा निर्देश मतलब निर्देशों के अनुसार आदेश से गठित किया जाता है, और जो केंद्र सरकारों द्वारा अधिकृत सेना अध्यक्ष अधिकारी के नेतृत्व में कम से कम 3 सैन्य अधिकारियों से मिलकर बना होता है। तो इसमें 3 सेना के अधिकारियों से मिलकर बना होता है। यह न्यायालय की शक्ति भी सामान्य सेना न्यायालय के समान ही होती है। तो इसकी जो शक्ति होती है सामान्य सेना न्यायालय के समान होती है। सैन्य अधिनियम में उल्लेखित कोई भी दंड दोषी अधिकारियों को देने में सक्षम है, यानी कोई भी सैन्य अधिनियम के अंतर्गत दोषी हो उसे दंड देने के में सक्षम होता है। संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय है। अब संक्षिप्त सेना न्यायालय है। तो यह न्यायालय सेना के किसी महत्वपूर्ण विभाग या नियमित सेना की उस टुकड़ी को अधिकारी की अध्यक्षता में गठित किया जाता है जिस टुकड़ी अथवा विभाग से दोषी सैनिक अधिकारी संबंधित होता है। तो यह दोषी अधिकारी जो होता है, सैनिक हो या अधिकारी हो, तो संबंधित होता है, तो उसी टुकड़ी के जो अधिकारी उनके द्वारा दिया जाता है। यह न्यायालय 3 सदस्यीय होता है जिसमें अध्यक्षता करने वाले सेनाधिकारी के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य अधिकारी स्तर पर होते हैं, जिसमें JCO होते हैं। तो JCO होंगे इसमें JCO अथवा दोनों स्तरों में एक सदस्य से मिलकर बना होता है। यह न्यायालय मृत्युदंड, आजीवन कारावास तथा 1 वर्ष के कारावास की सजा को छोड़कर सैन्य नियम के उल्लेखित दंड दे सकता है। तो मृत्युदंड नहीं दे सकता, जीवन और कारावास आजीवन नहीं दे सकता, और 1 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकता, और बाकी जो दंड सेना के लिए जरूरी है वो देता है। तो आहारताएं क्या है इनकी? जिन सदस्यों से मिलकर सैन्य न्यायालय का गठन किया जाता है उनकी योग्यताओं का वर्णन सैन्य अधिनियम, थल सेना 1950, वायु सेना 1950, नौसेना 1957 में किया गया है कि उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब महाधिवक्ता। तो सैन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि वे प्रत्येक सैनिक न्यायालय में न्यायाधीश महाधिवक्ता के विभाग का एक सदस्य न्यायाधीश अधिवक्ता उपस्थित रहेगा। तो प्रत्येक सैन्य न्यायालय में न्यायाधीश महाधिवक्ता जो है तो उसका एक न्यायाधीश ये क्या है उपस्थित रहेगा यहाँ। यदि ऐसा कोई अधिकारी न्यायालय की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं है तो न्यायाधीश महाधिवक्ता अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेगा। तो अधिवक्ता एक कोई उपस्थित रहेगा। इनकी भूमिका क्या है? तो सलाहकारी भूमिका होगी इनकी। अधिवक्ता महाधिवक्ता की भूमिका सलाहकारी होगी, वो सलाह देगा न्यायालय के संबंध में। अब कार्य, तो इसका कार्य पीड़ित आरोपी जो है पक्ष को हर समय न्यायालय की सुनवाई से जुड़ी कानूनी जानकारी और सहायता देना है। किसी विधि के प्रश्न पर दोनों की राय जानना है, तो ये काम करेगा। फिर न्यायालय की कार्यवाही में अगर कोई त्रुटि है या अनियमितता है तो न्यायालय को उसे अवगत कराना महाधिवक्ता का काम होगा। फिर न्यायालय की सुनवाई या विचारण के दौरान उठने वाली विधि व्यवस्था
प्रक्रिया पर जो प्रश्न उठते हैं तो न्यायालय द्वारा पूछने जाने पर अपनी राय देगा। तो न्यायालय जो है वो पूछ रहा है अगर कोई प्रश्न तो ये उत्तर देगा। फिर सुनवाई की तारीख अर्थात स्थान के विषय में दोनों पक्षों के गवाहों को न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन यानी नोटिस भेजेगा। फिर न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही न्यायाधीश महाधिवक्ता का भी उत्तरदायित्व है कि वह पीड़ित और दोषी दोनों पक्षों को न्याय मिले, जो पीड़ित है और जो दोषी है दोनों को न्याय मिले। फिर न्यायाधीश महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह पूरी तरह से दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करे। तो इस तरह का उसका काम होता है। और अब लोक अदालतें आई हैं। तो लोक अदालतें भारत में हैं। तो भारत में न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और न्याय की प्रणाली अत्यधिक औपचारिक है। तो न्याय प्राप्त करने में पैसे खर्च भी अधिक व्यय होते हैं। अतः न्यायालय को आम लोगों को त्वरित रूप में उपलब्ध कराने के लिए पहली बार गुजरात में वर्ष 1982 में लोक अदालतों की स्थापना की गई थी। और इसके बाद लोक अदालतों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1957 के संसदीय अधिनियम द्वारा की गई। फिर एक अधिनियम बन गया और 1957 का 87 का, और उसके बाद इनकी और भी स्थापना की गई। तो इन अदालतों का ध्येय आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद को निपटाना है। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो दूसरी अदालतों में चल रहे मुकदमे को लोक अदालत में हस्तांतरण करके समझौते का प्रयास करते हैं। इन अदालतों में कोई शुल्क नहीं लगता तथा समझौते की स्थिति में दोनों पक्ष शुल्क वापस कर दी जाती है। और लोक अदालतें गठन उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय द्वारा किए जाती हैं। तो गठन इनका कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है और जनपद न्यायालय भी लोक अदालतों का गठन कर सकता है समझौते के लिए। अब इनकी संरचना कैसी होगी? तो 2002 में 2 तक ये अदालतें अस्थायी रूप में कार्य करती थीं। फिर 2002 में अधिनियम द्वारा संशोधन करके लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। इन अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। इनमें 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि सदस्य न्यायाधीश ही हों, सामान्यतः एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी अदालतों का सदस्य होता है। इसमें व्यक्ति अपने मामले की पैरवी स्वयं करता है, उसे वकील की आवश्यकता नहीं होती। अब कार्य क्या है? तो लोक अदालतों को दीवानी मामलों की मान्यता प्राप्त है तथा ये आपराधिक मामलों को भी देख सकते हैं जिनकी प्रकृति समझौते योग्य हो। तो ये अदालतें पारंपरिक अदालतों से अलग तरह के काम करती हैं और इसे सुलह व समझौते को वरीयता दी जाती है। ये अदालतें अधिकतर सिविल मामलों को देखती हैं। भूमि एवं संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद मुकदमे को इन अदालतों के तहत लाया जाता है और आपसी सहमति से समझौता होने के कारण इन अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। नहीं समझौता हो जाता है तो फिर अपील इनके खिलाफ नहीं होती, लोक अदालतें होती हैं जी। अब है पारिवारिक अदालत। तो वर्ष 1984 में संसदीय विधि द्वारा पारिवारिक अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है? इस अधिनियम के अनुसार जिन शहरों में आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जिन शहरों में आबादी, वहाँ परिवार अदालतों का गठन किया गया है। और इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी संसद द्वारा पारिवारिक अदालतों का गठन किया जा सकता है। तो राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से पारिवारिक अदालतों की स्थापना की जाएगी और पारिवारिक अदालतों की प्रकृति जनपद अदालतों की भांति होती है। इन अदालतों में एक न्यायाधीश और एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। एक न्यायाधीश होगा, एक अतिरिक्त होगा। तो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की भारतीय राज्य के अंतर्गत 7 वर्ष या न्यायिक अनुभव होना चाहिए। जो न्यायाधीश वहाँ नियुक्त होगा उसे 7 वर्ष का अनुभव होगा।
फिर वो करेगा क्या, तो पारिवारिक अदालतों में पति पत्नी के विवाह के संबंधित विवादों को हल किया जाएगा। पत्नी को गुजारा भत्ता देने संबंधित विवाद और अल्प वयस्क बच्चों के हक का निर्णय वो न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। समस्या के समाधान के लिए प्राकृतिक न्यायालय का सहारा लिया जाएगा और विवादों को सुलह और सहयोग के द्वारा हल किया जाएगा। तो सलाह करना इसका काम है, सलाह सहयोग के द्वारा हल करेगा वो मामला। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपने मामलों की पैरवी स्वयं करेगा, यानी वकील की आवश्यकता नहीं होगी। पारिवारिक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जिन मामलों में दोनों पक्षों के बीच सहमति हो उनकी अपील का प्रावधान नहीं है। तो जिनमें सहमति होगी वहाँ हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय नहीं जाएंगे।